हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉजेज ऑफ चिप फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ चिप फॉर्मेशन, कि आपका जो मेटल कटिंग होता है उसमें चिप्स किस कारण के प्रोड्यूस होती है। जो मटेरियल का जो फेलियर होता है डिफरेंट मटेरियल में, उस चिप फॉर्मेशन होने के पीछे कौन सा फिजिकल कॉज होता है, और उस हम फिजिकल कॉज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप दो टाइप के मटेरियल मशीनिंग में यूज में लेते हैं। आपका जो पहला मटेरियल होता है वो होता है डक्टाइल मटेरियल, दूसरा मटेरियल होता है वो होता है आपका ब्रिटल मटेरियल। कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में जो चिप फॉर्मेशन होता है उसके पीछे जो कारण होता है दैट इज शीयर यील्डिंग। और ब्रिटल मटेरियल में जो चिप फॉर्मेशन का जो कॉज होता है दैट इज ब्रिटल फ्रैक्चर। और ये होता कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि शीयर यील्डिंग में आपके डक्टाइल मेटल में कैसे चिप का फॉर्मेशन होता है और आपके ब्रिटल मेटल में कैसे चिप का फॉर्मेशन होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द शीयर यील्डिंग फेलियर। ओके, सो शीयर यील्डिंग फेलियर में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो मटेरियल होगा वो डक्टाइल मटेरियल होगा। और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। किसका एग्जांपल लेते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लेते हैं। और ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इस कंडीशन में आपका जो वर्क पीस है उसको हम विद द हेल्प ऑफ द ऑर्थोगोनल कटिंग मशीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज योर वर्क पीस, दिस जस्ट ए रफ डायग्राम फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। जब आपका मटेरियल इस तरीके से जा रहा है तो ये जो मटेरियल जिस एक्सिस के अलोंग या फिर जिस प्लेन के अलोंग फेल होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो प्लेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? शीयर प्लेन कहते हैं। और जो भी आपका मटेरियल फेल होता है इस कंडीशन में वो अलोंग द शीयर प्लेन होता है। कैसे होता है? अलोंग द शीयर प्लेन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो टूल है इस डायरेक्शन में थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा तो मान लो आपका टूल यहां तक आ जाता है। तो जब आपका टूल यहां तक आ जाएगा तो जो नेक्स्ट लेयर रिमूवल के लिए रेडी होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका टूल थोड़ा सा और आगे आता है तो जो नेक्स्ट लेयर होगी रिमूवल के लिए रेडी वो ये रेड कलर वाली होगी, ठीक है। फिर अगर आपका थोड़ा सा मटेरियल आगे और आ जाता है तो इस कंडीशन में जो मटेरियल रिमूवल के लिए रेडी लेयर होगी वो ये ब्लू कलर वाली होगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपका जो टूल है आगे आता जाएगा आपका मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द लेयर फेल होता जाएगा। और अगर हम इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर देखेंगे चिप्स की, तो आपकी जो चिप्स होगी वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसे देखेंगे, आपकी चिप्स नजर आएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो अब आपकी चिप्स में अगर आप देखेंगे कि आपकी जो चिप्स हो रही है, जो चिप्स के दो पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कब होंगे? जब हम उसमें क्या करेंगे? शीयर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर होता है वो किसके कारण हो रहा है। यहाँ पर मशीनिंग के कंडीशन में वो हो रहा है आपके शीयर यील्डिंग के कारण। किसके कारण हो रहा है? शीयर यील्डिंग के कारण हो रहा है। सेम एज अगर मैं ब्रिटल मेटल की बात करूं तो अगर आपके पास कोई आर्बिट्री एनी ब्रिटल मेटल है और अगर आप उसकी मशीनिंग करना चाहते हो तो मशीनिंग करते समय क्या होगा? आपको कटिंग टूल को मूव कराना पड़ेगा, एंड दिस इज योर कटिंग टूल। और कटिंग टूल आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ड्यू टू द ब्रिटल मेटल इसमें क्रैक्स फॉर्म होंगे और वो क्रैक्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रैक्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका क्रैक सबसे पहले सरफेस तक पहुंचेगा वो वाला मटेरियल का पार्ट आपका इन द फॉर्म ऑफ चिप्स कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका ये वाला क्रैक यहां तक पहले पहुंच चुका है तो आपका ये वाला पार्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप्स बन के टूट के हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, जो आपका डक्टाइल मटेरियल है उसमें चिप्स कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रही है और जो आपका ब्रिटल मटेरियल है उसमें चिप्स क्या हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ पीसेस फॉर्म हो रही है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो कंटिन्यूअसली चिप फॉर्म होती है वो किस मटेरियल के लिए होती है? इन द ऑर्थोगोनल कटिंग, इट इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। अगर हम बात करते हैं कि जो छोटी छोटी चिप्स प्रोड्यूस हो रही है वो किस मटेरियल के लिए प्रोड्यूस हो रही है? वो हो रही है फॉर द ब्रिटल मटेरियल। सो दिस इज द कॉजेज ऑफ द चिप फॉर्मेशन इन द मशीनिंग। तो आपको ये कॉजेज याद रखने हैं कि डक्टाइल मटेरियल में किसके कारण होती है? शीयर यील्डिंग के कारण होती है। और ब्रिटल मटेरियल में किसके कारण होती है? ब्रिटल फ्रैक्चर के कारण होती है। इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा।
तो ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द टाइप्स ऑफ द चिप। दैट इज टाइप्स ऑफ द चिप की चिप्स किस किस टाइप्स की होती है। सो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द चिप प्रोड्यूस इन द मशीनिंग। पहले जो टाइप की जो आपकी चिप्स प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चिप। उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस चिप्स कहते हैं। सेकंड टाइप की जो चिप प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप। उसे हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस चिप्स। और जो आपके थर्ड टाइप की जो चिप्स फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चिप। कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज। कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं BUE। बिल्ट अप एज को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? BUE। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, इट विल बी फॉर्म इन द लेमिना इन केस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल में आपका ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। इन डिटेल उसमें एनालिसिस पूछा नहीं जाता है कि क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है क्यों होता है, मैंने आपको इन डेप्थ भी बता दिया है। बिल्ट अप एज को हम क्या लिखते हैं? BUE लिखते हैं। क्या लिखते हैं? BUE। चौथे टाइप की जो आपके चिप फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं सेरेटेड चिप्स। क्या कहते हैं? सेरेटेड चिप्स। इन सेरेटेड चिप्स को हम सेगमेंटल चिप्स भी कहते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में एक दूसरा नाम आ जाता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंटल चिप्स। तो इन 4 चिप्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले जो मैं चिप्स लेने वाला हूं उस चिप्स को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप। और उन सभी चिप्स की हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ऐसी चिप्स एक्चुअली में प्रोड्यूस क्यों होती है। तो यहां तक सिर्फ मैं आपको अभी इंट्रो दे रहा था। अब हम धीमे धीमे सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके फर्स्ट टाइप के जो चिप्स को मैं स्टडी के लिए ले रहा हूं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस चिप। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस चिप। तो अब मैं जो बोल रहा हूं आपको उन चीज़ों पर ध्यान रखना है और वहीं से क्वेश्चन बनता है, और ध्यान से सुनना है डिसकंटिन्यूअस चिप्स के बारे में। और अब मैं बात करने वाला हूं कि डिसकंटिन्यूअस में जो सबसे पहले टाइप की जो चिप्स बनती है एम नंबर पर, दैट इज irregular shape and size type discontinuous chip। जो आपकी इरेगुलर और शेप और साइज की जो चिप्स प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ द डिसकंटिन्यूअस चिप, वो आपके ब्रिटल मेटेरियल के लिए प्रोड्यूस होती है। किसके लिए प्रोड्यूस होती है? ब्रिटल मेटेरियल के लिए। किसके लिए? ब्रिटल मेटेरियल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रे कास्ट आयरन। फॉर एग्जाम्पल ग्रे कास्ट आयरन। अगर आप किसी भी ब्रिटल मटेरियल का किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से मशीनिंग करेंगे तो उस कंडीशन में जो चिप प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द डिसकंटिन्यूअस चिप। और डिसकंटिन्यूअस चिप में भी किसी टाइप की होगी, वो होगी आपकी इरेगुलर शेप एंड साइज टाइप की। इरेगुलर शेप और साइज का मतलब क्या होता है कि जो भी चिप्स प्रोड्यूस हो रही है वो आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। अगर आप ब्रिटल मटेरियल की चिप्स को उठा के देखोगे तो कोई चिप्स आपको बड़ी नजर आएगी, कोई चिप्स आपको छोटी नजर आएगी। सबका जो शेप और साइज होगा वो सेम नहीं होगा। ब्रिटल मेटल में हमेशा कैसी चिप्स प्रोड्यूस होती है? डिसकंटिन्यूअस टाइप में भी कौन सी होगी? इरेगुलर शेप एंड साइज की प्रोड्यूस होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की डिसकंटिन्यूअस चिप की, जिसे हम कहते हैं अगर एक इरेगुलर है तो दूसरी क्या होगी मेरे इंजीनियर्स? दैट इज इरेगुलर। Irregular. Second one is the regular shape and size type। Regular shape and size type की अगर हम चिप्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डिसकंटिन्यूअस चिप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बट रेगुलर शेप एंड साइज की, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। रेगुलर शेप और साइज की, रेगुलर शेप और साइज की, ठीक है, दिमाग में घुस गया होगा, बार बार मैं बोल रहा हूं। जब आप ऐसी चिप्स प्रोड्यूस करोगे तो उस कंडीशन में जो मटेरियल होगा वो डक्टाइल होगा। उस कंडीशन में जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? डक्टाइल होगा। और इस कंडीशन में जो आपका कटिंग स्पीड होगा वो बहुत हाई होगा। अगर हम बात करते हैं कटिंग स्पीड की, इट विल बी वेरी वेरी हाई। इट विल बी वेरी हाई कटिंग स्पीड। और आपका जो रेक एंगल होगा, आप मुझे बताइए कि कौन सा रेक एंगल ऐसा होता है जो चिप को ब्रेक कर देता है, और कौन सा रेक एंगल ऐसा होता है जिस पर चिप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब आप अगर नेगेटिव रेक एंगल यूज में लेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो चिप का जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी इन द शॉर्ट
पीसेस, आपकी जो चिप्स होगी वो छोटी छोटी प्रोड्यूस होंगी टुकड़ों में, किसमें होगी, टुकड़ों में होगी। तो अगर हम बात करते हैं रेक एंगल की, तो अगर हमने नेगेटिव रेक एंगल यूज में लिया है for the machining of the ductile material, then the regular shape and size type discontinuous chip will be produced। लेकिन सर ऐसा कब होता है कि हम डक्टाइल के लिए नेगेटिव लें? आपने तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की ही नहीं, लेकिन अब मैं उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि जब आप मिलिंग ऑपरेशन में मिलिंग कटर की हेल्प से मशीनिंग करते हो, तो उस कंडीशन में जो रेक एंगल अगर हम नेगेटिव लेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आपकी जो चिप्स प्रोड्यूस होगी दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस चिप, दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस चिप। अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम मशीनिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मिलिंग मशीन डक्टाइल मटेरियल के साथ, तो उस कंडीशन में जो कटिंग फ्लूइड होगा वो एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए, और इनएडिक्वेट यानी इनसफिशिएंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इनएडिक्वेट या फिर इनसफिशिएंट होना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इनको इन समरी में बता देता हूं कि जो डिसकंटिन्यूअस चिप होती है वो रेगुलर शेप एंड साइज और इरेगुलर शेप एंड साइज की होती है। जो इरेगुलर शेप एंड साइज की होती है वो ब्रिटल मेटेरियल के लिए प्रोडक्शन में होती है, और जो रेगुलर शेप एंड साइज की होती है वो डक्टाइल मेटेरियल के प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो डक्टाइल में भी कब प्रोड्यूस होती है रेगुलर शेप एंड साइज की? जब हम डक्टाइल मेटेरियल की मशीनिंग विद द हेल्प ऑफ द मिलिंग करते हैं। मिलिंग के दौरान क्या होगा? ड्यूरिंग द मिलिंग जो आपका रेक एंगल होगा मिलिंग कटर का, दैट विल बी नेगेटिव रेक एंगल, एंड ड्यू टू द हाई कटिंग स्पीड, ड्यू टू हाई कटिंग स्पीड द रेगुलर शेप एंड साइज ऑफ द चिप विल बी प्रोड्यूस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल। तो यहां तक आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कटिंग फ्लूइड की, तो कटिंग फ्लूइड के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम रेगुलर शेप एंड साइज की चिप्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस कंडीशन में कटिंग फ्लूइड होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में घुसा लेना बात, यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर आपसे पूछेगा डिसकंटिन्यूअस चिप्स के बारे में, तो आप फुल डिटेल्ड में इसका कुछ भी बता सकते हो। अब आपको ये भी पता चल गया है कि डिसकंटिन्यूअस चिप ब्रिटल मेटेरियल के साथ साथ डक्टाइल मेटेरियल में भी प्रोड्यूस हो सकती है। क्या ये आपको पहले पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेगुलर शेप एंड साइज की चिप्स कब प्रोड्यूस होती है? जब हम डक्टाइल मटेरियल की हाई स्पीड पर मिलिंग मशीन की हेल्प से मिलिंग करते हैं। मिलिंग मशीन की हेल्प से क्या करते हैं? मिलिंग करते हैं। सो मिलिंग इज ए मशीनिंग ऑपरेशन विच विल बी स्टडीड इन योर डिफरेंट लेक्चर्स। सो आपको ये याद रखना है। So now next is the continuous chip। जो सेकंड नंबर की जो चिप्स है आपकी, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चिप। उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस चिप कहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बताइए आप? कंटिन्यूअस, ये बहुत इजी है। ये आपके रेगुलर शेप एंड साइज की तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, ये तो बहुत इजी। ये तो आपको पता भी है कि कंटिन्यूअस चिप कब प्रोड्यूस होती है। कंटिन्यूअस चिप कब प्रोड्यूस होगी? जब आपका मटेरियल कैसा होगा बताएंगे, जब आपका मटेरियल होगा डक्टाइल। जब आपका मटेरियल क्या होगा? डक्टाइल। सो ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ द डक्टाइल मटेरियल आपकी कैसी चिप प्रोड्यूस होगी? कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस होगी। कैसी चिप्स प्रोड्यूस होगी? कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस होगी। तो अब मैं बात करता हूं कि रेक एंगल की। तो इस कंडीशन में रेक एंगल कैसा होना चाहिए? इस कंडीशन में आपका रेक एंगल होना चाहिए पॉजिटिव। इस कंडीशन में आपका रेक एंगल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो इफ वी आर मशीनिंग द डक्टाइल मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव रेक एंगल, देन द कंटिन्यूअस चिप विल बी फॉर्म्ड। तो रेक एंगल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रेक एंगल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कटिंग फ्लूइड की, किसकी बात करें? कटिंग फ्लूइड की। तो कटिंग फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं, तो कटिंग फ्लूइड इसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। कटिंग फ्लूइड इसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ द कटिंग फ्लूइड ओनली कंटिन्यूअस चिप विल बी फॉर्म्ड। अगर हम कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे तभी कंटिन्यूअस चिप फॉर्म होगी। अगर आप कभी वोकेशनल ट्रेनिंग में गए हो किसी इंडस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आपने देखा होगा कि हम कहीं ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, कहीं मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो आपने एक एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट जरूर बनता देखा होगा, जिसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान क्या होता है?
ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द कटिंग फ्लूइड, एक वो आपका व्हाइट रंग का कटिंग फ्लूइड होता है, सोल्यूबल ऑयल होता है, उस कंडीशन में क्या होता है आपकी कंटिन्यूअसली चिप फॉर्म होती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिप्स फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको लंबी लंबी चिप्स फॉर्म करते हुए आपको बहुत ज़्यादा लंबी बना देनी है। हम चिप ब्रेकर भी यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द चिप। उसके इजी डिस्पोजल के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चिप्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, चिप ब्रेकर यूज में लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस चिप। अगर हम बात करते हैं फीड और डेप्थ ऑफ कट की, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं फीड की, तो फीड क्या होगी आपकी कम होगी, फीड क्या होगी आपकी कम होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूअस चिप। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द चिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज, continuous chip with the built up edge. So the all types of the chip we will see in the video also, so that you can easily understand. So the third type of chip is continuous chip with the built up edge, continuous chip with the built up edge। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम built up edge की कंडीशन में क्या होगा, बिल्ट अप एज का मतलब क्या होता है, एज मतलब क्या होता है कॉर्नर, बिल्ट अप मतलब जो बाद में बनी हो, एज का मतलब क्या होता है कॉर्नर, और बिल्ट अप मतलब क्या होता है बाद में बनी हो। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग ए मशीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो मटेरियल फेल होगा वो अलोंग द शेयर प्लेन फेल होगा, और ये आपका जो वर्कपीस होगा और इसकी एक मशीन सरफेस होगी। ठीक है, सो दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल। हम हर बार ऑर्थोगोनल का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब क्या होगा, एट द इंटरफेरेंस ऑफ द चिप एंड द टूल, जहां पर आपका टूल और चिप का कांटेक्ट होगा, कहां पर कांटेक्ट है, यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर आपकी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, अगर यहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहां पर जो स्ट्रेस का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा है, अगर हाई स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जो चिप का जो मटेरियल होगा वो आपकी कटिंग एज से स्टिक होने की कोशिश करेगा। पहले तो वो कोशिश करेगा और फिर वो पूछेगा कटिंग एज से कि मैं क्या आपसे स्टिक हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। तो अगर आपका जो टूल का मटेरियल और वर्कपीस के मटेरियल में अगर म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी हो गई, तो यहां पर जो आपका चिप्स का जो मटेरियल होगा वो स्टिक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा, ड्यू टू द वेल्डिंग एक्शन वो आपके कटिंग मटेरियल से चिपक जाएगा, कटिंग मटेरियल से क्या होगा, चिपक जाएगा। और कटिंग मटेरियल के लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं, कटिंग टूल यूज में ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका चिप्स का जो मटेरियल है वो आपके टूल से ऐसे चिपक जाएगा। अब मैं ये जो डार्क कर रहा हूं दैट इज द मटेरियल ऑफ द चिप, दैट इज द मटेरियल ऑफ द चिप। अभी ऐसे इससे चिपक चुका है। ठीक है, अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये यहां से मशीनिंग स्टार्ट करेगा। अब जब ये यहाँ से मशीनिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट कुछ और है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट कुछ और है, तो डेप्थ ऑफ कट चेंज होने के कारण क्या होगा, सरफेस में क्या हो जाएगी, रफनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रफनेस, मतलब आपकी जो सरफेस फिनिश है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो पुअर हो जाएगी। सो बिल्टअप एज का सबसे पहला नुकसान ये है कि जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डिट्रॉइट्स हो जाती है ड्यूरिंग द मशीनिंग विद द हेल्प ऑफ द बिल्टअप एज। क्योंकि यहाँ पर जो मशीनिंग करेगा वो आपका टूल मशीनिंग नहीं करेगा, यहाँ पर जो मशीन करेगा जो इस टूल के कटिंग एज के आगे बिल्टअप एज फॉर्म हुई है वो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बिल्टअप एज फॉर्मेशन होने के कारण आपका जो कटिंग टूल होगा उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, बिकॉज देयर इज एन एडिशन ऑफ द मटेरियल। Due to the addition of the material, what will happen? This is a simple trick. If there is an addition of the material, then the strength will be increased. This is just to understand. अगर आपके कटिंग टूल के टिप के आगे मटेरियल स्टिक हो रहा है, so it will increase the cutting strength. अब कटिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से क्या होगी, आपका जो कटिंग फोर्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। और कटिंग फोर्स इंक्रीज होने के कारण जो कटिंग पावर रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो नाउ लेट्स कम टू द व्हाट विल हैपन इफ वी डूइंग द मशीनिंग विद द हेल्प ऑफ द बिल्टअप एज। और जैसे ये टूल आपका आगे बढ़ता जाएगा, इस बिल्टअप एज की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, इस बिल्टअप एज की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जा रही है।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बिल्टअप एज और टूल के बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा। पहले तो ये स्ट्रॉन्ग था जब ये स्टिक हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग क्या होगा मशीनिंग, जैसे जैसे आपकी बिल्टअप एज बड़ी होती जाएगी तो क्या होगा, जो बॉन्डिंग फोर्स होगा आपके कटिंग एज के और बिल्टअप एज के बीच में वो वीक हो जाएगा और बिल्टअप एज अचानक से टूट जाएगी। बिल्टअप एज क्या होगा, सडनली टूट जाएगी और अचानक से टूट जाने के कारण क्या होगा, बिल्टअप एज का कुछ मटेरियल आपका चिप्स के साथ चला जाएगा और बिल्टअप एज का कुछ मटेरियल आपके वर्कपीस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो ए सरफेस रफनेस। अब क्या होगा, जब बिल्टअप एज आपकी अचानक से टूटेगी तो उस कंडीशन में कह सकता हूं कि आपके टूल पे अचानक से ज्यादा फोर्स आ जाएगा और अचानक से ज्यादा फोर्स आने का मतलब है कि आपका जो कटिंग फोर्स है अचानक से डिक्रीज हो जाएगा। कटिंग फोर्स अचानक से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पहले बड़ा टूल कट कर रहा था विद बिल्टअप एज, अब छोटा टूल कट कर रहा है विद बिल्टअप एज। तो बिल्टअप एज के टूट जाने के कारण क्या होगा, बाय द ब्रेकिंग ऑफ द बिल्टअप एज सडनली लोड विल बी डिक्रीजेज एंड द कटिंग फोर्स विल बी डिक्रीजेज। और इस तरीके से कटिंग फोर्स के डिक्रीजेज होने को हम क्या कहते हैं, इंपैक्ट लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपैक्ट लोडिंग। एंड दैट इज ऑल्सो ए ड्रॉबैक ऑफ द बिल्टअप एज, दैट इज ऑल्सो ए ड्रॉबैक ऑफ द बिल्टअप एज। ओके, तो सो नाउ फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेज ऑफ द बिल्टअप एज। अब आप एक मुझे बात बताइए कि जब बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होगा तो मशीनिंग कौन करेगी, बिल्टअप एज करेगी। क्या आपकी कटिंग टूल की कटिंग एज मशीनिंग करेगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब आगे कटिंग एज के बिल्टअप एज बन गया है तो वाई कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल विल बी डू मशीन? नहीं, बिल्कुल सर वो नहीं करेगी। तो अगर कटिंग टूल की कटिंग एज मशीनिंग नहीं करेगी तो क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। अरे कटिंग एज को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके आगे कौन है, बिल्टअप एज। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी कटिंग एज खराब नहीं हो रही है तो टूल लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस इज ओनली द एडवांटेज ऑफ द बिल्टअप एज फॉर्मेशन, दैट द टूल एज और द टूल लाइफ विल बी इंक्रीज, द टूल लाइफ विल बी इंक्रीज। तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन से क्या होता है, टूल लाइफ इंक्रीज होती है, लेकिन आपकी जो सरफेस फिनिश होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, इंपैक्ट लोडिंग आने लग जाते हैं, कटिंग फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है और कटिंग पावर रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। सो द मेन कॉजेज ऑफ द बिल्ट एज फॉर्मेशन इज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ने ही ना दें तो आपकी बिल्टअप एज का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? टेम्परेचर इसीलिए बढ़ रहा है ताकि आपका जो कटिंग टूल का जो एज है और जो आपका जो चिप का मेटल है उनको स्टिक होने में टाइम मिल गया। कहने का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब है वो स्टिक होंगे, तो स्टिक होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिएगा ना, कि या फिर वो ऐसे जाते जाते स्टिक हो जाएंगे। नहीं, उनको पास अगर सफिशिएंट टाइम मिलेगा तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि उनको एक दूसरे से स्टिक होने में टाइम ही ना मिले, उनको एक दूसरे से स्टिक होने के लिए उनको टाइम ही ना मिले तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्योंकि जब आपका कटिंग टूल चिप के कांटेक्ट में ज्यादा टाइम तक रहेगा तभी बिल्टअप एज फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये ऐसे धीरे धीरे जा रहा है मेरा दूसरा हाथ, तो हो सकता है ये चिपक जाए, लेकिन ये अचानक से ऐसे जा रहा है तो स्टिक नहीं होगा। सो दिस इज जस्ट ए फंडा। इफ वी इंक्रीज द कटिंग स्पीड देन द बिल्टअप एज फॉर्मेशन विल बी डिक्रीज। तो अगर आपकी कटिंग स्पीड स्लो है तो हो सकता है वो बिल्टअप एज फॉर्म हो जाए, लेकिन अगर आपकी कटिंग स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है वो बिल्टअप एज फॉर्म ना हो पाए, हो नहीं सकता। इट इज गारंटी इफ वी इंक्रीज द कटिंग स्पीड, if we increase the cutting speed then the built-up edge formation will be decreased. So now let's come to the next point, that is the how to eliminate the built-up edge. How to eliminate the built-up edge. So मैंने आपको built-up edge के फॉर्मेशन के दो कारण बताए हैं। एक तो है टेम्परेचर, एक क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा है आपकी कटिंग स्पीड का बहुत ज़्यादा कम होना। सो दिस इज द रीजन ऑफ द बिल्ट-अप एज फॉर्मेशन। अगर हमें रीजन पता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अदर वे निकाल सकते हैं ताकि ये जो रीजन हो प्रोड्यूस ही ना हो, टेम्परेचर इंक्रीज ही ना हो, आपकी स्पीड कम ही ना हो। तो अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ बिल्ट-अप एज, तो उसमें क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो आपकी बिल्ट-अप एज फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करने से कांटेक्ट टाइम डिक्रीज हो जाएगा और कांटेक्ट टाइम डिक्रीज होने से उनको म्यूचुअल सोल्युबिलिटी करने का टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं मिलेगा तो वेल्डिंग नहीं होगी। सो इफ वी इंक्रीज द रेक एंगल देन व्हाट विल हैपन,
अगर हम रेक एंगल इंक्रीज करते हैं तो आपका जो कटिंग फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है, और कटिंग फोर्स डिक्रीज होने से पावर डिक्रीज होती है, क्योंकि फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या होता है, पावर। इफ फोर्स विल बी डिक्रीजेज देन द पावर विल आल्सो डिक्रीजेज। अगर कटिंग पावर डिक्रीज होती है तो हीट भी क्या होगी, डिक्रीज, और हीट डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एज। सो टू इंक्रीज एंड speed and the rake angle we can eliminate the formation of the built up edge. So the next point is the, if we decrease the depth of cut and if we decrease the feed, then what will happen, built up edge formation will be decreased, built up edge formation will be decreased. So ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको इंक्रीज करने पर और किसको डिक्रीज करने पर बिल्ट अप एज फॉर्मेशन क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यदि हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करें तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है, और यदि हम रेक एंगल को इंक्रीज करें तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ कट और फीड की, अगर हम इन दोनों को डिक्रीज करेंगे तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो द मेन कल्प्रिट इज द टेम्परेचर, मेन कल्प्रिट इज द टेम्परेचर। अगर हम कूलेंट का यूज करते हैं, किसका, कूलेंट का यूज करते हैं, तब भी बिल्ट अप एज फॉर्मेशन एलिमिनेट हो सकता है। क्या सर हम टूल को चेंज कर ले? जी बिल्कुल, हम ऐसा टूल यूज कर सकते हैं जिसकी वर्कपीस के साथ बिल्कुल भी म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी ना हो, बिल्कुल भी म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी ना हो, बिल्कुल भी उनके बीच में एडेसिव प्रॉपर्टी ना हो। तो सर क्या ऐसा कोई टूल है? हाँ बिल्कुल है, सिरेमिक। अगर आप सिरेमिक का टूल यूज करते हो तो सिरेमिक में और आपके वर्कपीस के मेटेरियल में बिल्कुल भी म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी नहीं होती है, जिसके कारण सिरेमिक के कटिंग एज पर बिल्ट अप एज फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द बिल्ट अप एज, की बिल्ट अप एज फॉर्मेशन क्यों होती है और बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होने के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। कटिंग फोर्स इंक्रीज होता है, कटिंग पावर इंक्रीज होती है, इंपैक्ट लोडिंग आती है और सरफेस फिनिश डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? बट एक इसका बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो रही है तो आपका जो टूल लाइफ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि टूल लाइफ को हम इंक्रीज करें और हमारी वर्कपीस की लाइफ को कम कर दें। क्यों वर्कपीस की लाइफ कम क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी सरफेस फिनिश क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और उस पर इंपैक्ट लोडिंग आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वर्कपीस को कुर्बान कर दो और टूल को बचा लो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम टूल को कुर्बान होने देंगे लेकिन वर्कपीस को बचाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक है आपका कंटिन्यूअस चिप विद द बिल्ट अप एज। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द इंपॉर्टेंट चिप इज सेरेटेड चिप्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द, इसका दूसरा नाम क्या होता है बताइए? इट इज ऑल्सो नोन एज द सेगमेंटल चिप्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेगमेंटल चिप्स। अब ये चिप्स कहां प्रोड्यूस होती है, हमें सिर्फ उसके बारे में जानकारी लेनी है। फोर्थ पॉइंट इज द सेरेटेड चिप्स। फोर्थ पॉइंट इज द सेरेटेड चिप्स। ठीक है, सेरेटेड चिप्स कब प्रोड्यूस होती है? मैं आपसे एक बात करता हूं कि अगर जो हम वर्कपीस यूज में ले रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी स्ट्रेंथ अचानक से डिक्रीज हो जाए, अगर वर्कपीस का टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर उसकी स्ट्रेंथ अचानक से डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में सेरेटेड चिप प्रोड्यूस होती है। उस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस होती है? सेरेटेड चिप प्रोड्यूस होती है। और ये जो सेरेटेड चिप्स होती है ये किस फॉर्म में होती है? ये साफ फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? साफ फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी चिप्स होगी ये ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे चिप्स प्रोड्यूस होगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सा होगी। ठीक है, सा मतलब आपने समझा है, जो हेक्सा में अपने जो टूल यूज में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक दैट, उसकी तरह प्रोफाइल होगा, सा फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस मेटेरियल के लिए प्रोड्यूस होती है जिसकी जो स्ट्रेंथ है टेम्परेचर के साथ बहुत सडनली डिक्रीज हो जाती है। सडनली डिक्रीज होने के कारण ये प्रोड्यूस होती है। और ऐसा कौन सा मेटेरियल है जो ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करता है? दैट इज टाइटेनियम। दैट इज टाइटेनियम। तो अगर हम टाइटेनियम की मशीनिंग करते हैं तो टाइटेनियम में क्या है कि अगर टाइटेनियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सडनली उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ देन व्हाट विल हैपन, ए नॉन होमोजेनियस सेरेटेड चिप्स विल बी प्रोड्यूस।
a non-homogeneous related chips will be produced. So this is the type of the fourth chip. आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस मेटल में प्रोड्यूस होती है, ये टाइटेनियम में प्रोड्यूस होती है। और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ टेम्परेचर के साथ सडनली डिक्रीज कर जाती है। सो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, जहां से आपका क्वेश्चन आता है, यहां से आपका क्वेश्चन है आता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका चिप ब्रेकर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम चिप ब्रेकर किस लिए यूज में लेते हैं कि अगर आपकी कंटिन्यूअसली चिप प्रोड्यूस होती जा रही है तो उसके इजी डिस्पोजेबल के लिए हम चिप ब्रेकर को यूज में लेते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा और भी ये भी है कि जो आपकी चिप्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है तो वो आपके वर्कर को परेशान ना करे, उस वर्कर को उससे कोई भी हार्म ना हो, इसलिए हम चिप ब्रेकर को क्या करते हैं, टूल के साथ यूज में लेते हैं। और द थिंग इज दैट कंटिन्यूअसली चिप्स किस में प्रोड्यूस होती है? डक्टाइल मटेरियल में होती है। किस में प्रोड्यूस होती है? डक्टाइल मेटल में प्रोड्यूस होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस मटेरियल की मशीनिंग के दौरान आपकी जो चिप्स प्रोड्यूस होगी उसके लिए हमें चिप ब्रेकर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा डक्टाइल मटेरियल के लिए। सो ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, chip breaker will be required in order to break the chip into small parts for the easy disposable and not to harm the worker। आपके वर्कर को कोई भी नुकसान ना हो और चिप को आप आसानी से डिस्पोज कर सकें, क्योंकि उसको चिप्स को आपको वापस यूज नहीं करना होता है, दैट विल बी ए वेस्ट मटेरियल। ठीक है, यहां तक आपका चिप ब्रेकर कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द machine and the machine tool? Machine and the machine tool. What is the difference between the machine and machine tool? Machine क्या होती है? Machine is a device in which what will be do, one form of the energy will be converted into the other form of the energy. So this is your machine, simple definition. Okay, so if we ask about the machine tool में क्या होता है? It is a machine in which a cutting tool be used in order to machine a workpiece. किसी भी वर्कपीस की मशीनिंग करने के लिए हम एक मशीन टूल यूज में लेते हैं, जिसमें एक कटिंग टूल का यूज होता है। और कटिंग टूल का काम होता है मटेरियल को रिमूव करना। किसको रिमूव करना? मटेरियल को रिमूव करना। और मटेरियल को रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम मशीन टूल में एक एनर्जी को यूज करते हैं जिसका काम होता है मशीनिंग करना। उसमें हम उस एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। द इनपुट एनर्जी to the machine tool will be used to machine the workpiece surface with the help of the cutting tool। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि मशीन में क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और मशीन टूल में क्या होगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी एक्सपेंड टू द मशीनिंग के लिए उस एनर्जी का हम यूज में लेते हैं। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये मशीन टूल होती है इसकी एक रीजनेबली वैल्यू होनी चाहिए, इसकी एक रीजनेबली वैल्यू होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका जो पेंसिल शार्पनर होता है क्या वो मशीन टूल है? सोचिए, जो आपकी पेंसिल शार्पनर होती है जिसमें आप पेंसिल को शार्प करते हैं उसमें भी चिप्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या वो मशीन टूल है? नहीं सर, वो बिल्कुल भी मशीन टूल नहीं है, क्योंकि पेंसिल शार्पनर की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। बस केवल और केवल लो वैल्यू होने के कारण जो आपका शार्पनर है वो एज ए मशीन टूल कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि मशीन टूल की एक अच्छी खासी वैल्यू होती है। जो भी आपकी मशीन जिनकी वैल्यू बहुत कम है वो एज ए मशीन टूल हम कंसीडर नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग। तो हमने यहाँ तक मेटल कटिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट ग्रेब होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा मशीन का जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था उसको डिटेल में बता देता हूँ, बिल्कुल ज़रा शॉर्ट नोट्स के तरीके से। सबसे पहले हमने क्या करा था? सबसे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन। क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा था कि आपका मशीनिंग क्या होता है, मशीनिंग क्या होता है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द मेटल कटिंग। मशीनिंग के बाद हमने देखा था कि मशीनिंग का एम क्या होता है, मशीनिंग के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, कि मशीनिंग के ड्रॉबैक्स क्या क्या है।
मशीनिंग का एम और मशीनिंग का ड्रॉबैक पता होने के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल कटिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऑर्थोगोनल कटिंग पढ़ा था। फिर हमने क्या किया था? ऑर्थोगोनल कटिंग पढ़ने के बाद इसके जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, इसकी जो डिफरेंट सरफेस होती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। और उसके बाद में हमने रेक एंगल के बारे में भी डिटेल्ड में डिस्कशन किया था। रेक एंगल के बाद हमने क्या किया था? टर्निंग ऑपरेशन से कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। और हमने बताया था कि जो आपका ये टर्निंग ऑपरेशन होता है, ये एक ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन होता है? ये एक आपका ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन होता है। इसके बाद हमने आपको ऑर्थोगोनल कटिंग वर्सेस ऑब्लिक कटिंग बताया था कि ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में क्या डिफरेंस होता है। इनके डिफरेंस होने के बाद हमने बताया था कि अगर आप कटिंग स्पीड इंक्रीज करते हो तो आपके कटिंग फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ना वो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, लेकिन आपकी जो पावर हीट होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कटिंग फोर्स इंक्रीज इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि आपका shear एंगल चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किया था। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया था? हमने उसमें बताया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसा होता है, डबल पॉइंट कटिंग टूल कैसा होता है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कैसा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया था? हमने ज्योमेट्री देखी थी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री कैसी होती है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? हमने डिफरेंट सेक्शन पर कट करके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को उसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में जाना था, उनको डिस्क्राइब किया था। और डिस्क्राइब करने के बाद उनके जो फंक्शन है उनके बारे में हमने उन्हें देखा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो भी टूल का सिग्नेचर होता है वो 3 डिफरेंट सिस्टम में दिया जा सकता है। तो हम वर्क रेफरेंस सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, हम टूल रेफरेंस सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, हम मशीन रेफरेंस सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस सिस्टम ऑफ द टूल। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने टूल सिग्नेचर दिया था अकॉर्डिंग टू द ASA सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द ORS सिस्टम। दोनों में एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए हमने tan वाले फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे। tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा s sin लैम्डा प्लस tan अल्फा b cos लैम्डा। फिर हमने बताया था कि जो ऑर्थोगोनल रेक एंगल होता है वो अल्फा होता है, जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो I होता है। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो I की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल के बारे में हमने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल आप ये पहचान सकते हो कि आपका जो टूल सिग्नेचर है वो ASA सिस्टम वाला है या फिर ORS सिस्टम वाला है। इतना ज़्यादा आपने पढ़ लिया और मुझे पता है आपको बिल्कुल याद भी हो चुका है। उसके बाद हमने शेयर एंगल के फॉर्मूला की बात की थी। शेयर एंगल के साथ हमने चिप थिकनेस और हम उसे कह सकते हैं कटिंग रेशियो की हमने बात की थी। फिर हमने ये भी बात की थी कि जब आपकी अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो आपका जो शेयर एंगल होगा वो R के बराबर होगा। ठीक है, tan इनवर्स R tan phi इक्वल्स टू R व्हेन द अल्फा विल बी इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद हमने बात की थी रे अपने शेयर स्ट्रेन के बारे में। शेयर स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू cot phi प्लस tan phi माइनस अल्फा। जब अल्फा 0 होगा तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू मैंने बताई थी कि x प्लस 1/x के फॉर्म में हमने निकाला था cot phi प्लस में 1 डिवाइड बाई cot phi। और जो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू होती है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका अल्फा किसके बराबर होगा, अगर आपका अल्फा 0 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में जो आपकी शेयर स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर होगी। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका R की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो उस कंडीशन में जो शेयर स्ट्रेन होगी वो किसके बराबर होगी? वो 2 के बराबर होगी। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट वेलोसिटीज़ के बारे में देखा था। कटिंग वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, शेयर वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा है और हमने चिप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर चिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस हम देखते हैं तो दैट विल बी द शेयर वेलोसिटी। और अगर हम हमारी जो चिप की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टूल देखते हैं तो दैट विल बी द चिप वेलोसिटी। एंड फिर विद द हेल्प ऑफ द साइन रूल हमने तीनों वेलोसिटीज में रिलेशन को फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पढ़ा था। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पढ़ने के बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पढ़ते समय हमने आपको ये भी बताया था कि 2 डिफरेंट शेयर जोन होते हैं, एक प्राइमरी शेयर जोन होता है और एक सेकेंडरी शेयर जोन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर जोन एंड द शेयर प्लेन, ये भी मैंने बताया था प्रैक्टिकली और एनालिटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ चिप फॉर्मेशन। ठीक है, चिप्स किस किस टाइप की फॉर्म होती है और क्यों फॉर्म होती है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्टअप एज। बिल्टअप एज के फॉर्मेशन से टूल लाइफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है सेरेटेड चिप्स एंड व्हाई डू वी यूज द चिप ब्रेकर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। अगर थोड़ा समझ आया है तो आप बिल्कुल एक बार इन वीडियो को वापस देख सकते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो ऑल एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं और नोट्स को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।